अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हमने इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन को डिस्कस करना है। ऑलरेडी लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, किस तरह से उन्होंने जो है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में रोल प्ले किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन को हम एज ऑफ इनलाइटमेंट भी बोलते हैं। एज ऑफ इनलाइटमेंट, जिसे उर्दू में हम रोशन ख्याली का दौर कह सकते हैं, ये 17th और 18th सेंचुरी के एंड में एक यूरोप में इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जिसने ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशन यानी तोहम परस्ती वगैरह पर साइंस और लॉजिक, रीजनिंग वगैरह को प्रेफर किया। यानी ब्लाइंड फेथ के ऊपर साइंस को प्रेफर किया था। यानी इस मूवमेंट ने लोगों को रैशनल बनाया था, उनकी थिंकिंग को चेंज किया था। पहले क्या होता था कि लोग बहुत ज़्यादा तोहम परस्त थे, वहम पालने वाले थे। वो हर चीज़ के पीछे जो है वो एक सुपर नेचुरल पावर को ढूंढते थे, क्योंकि उनके पास किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी चीज़ की कोई वजह नहीं होती थी, कोई लॉजिक नहीं होती थी। तो वो मन घड़त बातें जो है वो बनाना शुरू कर देते थे, इसलिए वो हर चीज़ को जो है वो सुपर नेचुरल पावर से रिलेट कर देते थे। इसके अलावा प्रीस्ट की हुक्मरानी थी, जो वो लोगों को बताते थे, जैसे मर्जी ट्रीट करते थे, लोग कुछ नहीं बोलते थे। इस मूवमेंट के बाद लोगों की सोच में तब्दीली आई थी, उन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी। इवन इसी एज ऑफ इनलाइटमेंट के बाद, इस इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन के बाद जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। इस मूवमेंट की वजह से लोगों के जो वर्ल्ड के बारे में जो व्यूज़ थे वो बदले थे। यानी दुनिया कैसे वजूद में आई, कैसे नेचर वर्क करती है, उन्होंने इस चीज़ को जो है वो रैशनल होकर सोचना शुरू कर दिया था। ये तहरीक जो है यूरोप में 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा इनलाइटमेंट पीरियड जो है ये फैक्ट, साइंटिफिक प्रोसेस और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होता है। ये इलॉजिकल बातों को रिजेक्ट करता है टोटली। तो ये है एज ऑफ इनलाइटमेंट का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है इनलाइटमेंट प्रिंसिपल्स। इनलाइटमेंट का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसमें वो ये कहते हैं कि मज़हब, तोहम परस्ती और जो रिवायात वगैरह हैं, वो इंसान की जो इंडिपेंडेंट थाट है, जो आज़ादाना सोच है, उसको बहुत लिमिटेड कर देती है, बहुत महदूद कर देती है। इन चीज़ों की वजह से इंसान सोचता नहीं है, और अगर सोचता है तो वो एक लिमिट तक चीज़ों को समझता है, और फिर बीच में मज़हब, रिवायात वगैरह आ जाती हैं। तो इनलाइटमेंट वाले जो फ़िलासफ़र्स हैं, जो इनलाइटमेंट के सपोर्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि इंसान की सोच आज़ाद होनी चाहिए। उन्हें लॉजिक और रीज़न पर फोकस करना चाहिए रैदर देन रिलीजन, ट्रेडिशन एंड सुपरस्टिशन। सेकंड पॉइंट में वो कहते हैं कि सिर्फ वही नॉलेज एक्सेप्ट करना चाहिए जो ट्रुथ बेस्ड हो, जिसमें ऑब्जर्वेशन हो, लॉजिक हो, रीज़न हो। किसी भी मन घड़त बात को जो है हमें मान नहीं लेना चाहिए, जिसके पीछे कोई लॉजिक ना बनती हो, कोई प्रूफ ना हो। तो हमें सिर्फ उसी नॉलेज को एक्सेप्ट करना चाहिए जो ऑब्जर्वेशन, लॉजिक और रीज़न की बेस पे हो, फेथ की बेस पर ना हो। थर्ड पॉइंट में वो कहते हैं कि जो हमारी साइंटिफिक और इल्मी तालीम है वो रीज़निंग पर बेस्ड होनी चाहिए, चर्च पर नहीं। मतलब फादर या गॉड वगैरह जो बता रहे हैं उसको नहीं, बल्कि जिस चीज़ का आपके पास प्रूफ है, रीज़न है, लॉजिक है, सिर्फ उसी को ट्रू कंसीडर करें। मतलब चर्च की बेस पे आपकी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। आप उस हिसाब से ना सोचो कि गॉड, फादर वगैरह आपको क्या बता रहे हैं, बल्कि साइंटिफिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो ये इनलाइटमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। देन नेक्स्ट है इनलाइटमेंट एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी में इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में इनलाइटमेंट पीरियड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इस पीरियड में बहुत सारे क्रिटिकल आइडियाज़ इमर्ज हुए थे, जैसे कि फ्रीडम, डेमोक्रेसी, सोसाइटी के जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उनके पीछे वजूहात वगैरह। इस मूवमेंट ने न्यू आइडियाज़ को जनरेट किया था। इंसान, उसके माशरे और नेचर के बारे में जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स थे उनको चैलेंज किया था, स्पेशली जो क्रिश्चियनिटी फ़िरके के बनाए गए थे। ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट बहुत से फ़िलासफ़र्स पर मुश्तमिल थी। यहाँ कुछ नेम है उनके। इस फ्रेमवर्क की जो मशहूर शख्सियात हैं, चार्ल्स, जैक्वेस, जीन वगैरह, वो दुनिया के जो रिवायती और मौजूदा तसव्वुरात थे उस टाइम के, उनको चैलेंज किया था इन्होंने, और वो इसमें कामयाब रहे थे। यानी लोग जो हैं वो इनको आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मानना शुरू कर दिया था, और उनकी थिंकिंग जो है वो चेंज हो गई थी। नेक्स्ट है रोल ऑफ इनलाइटमेंट थिंकर्स। इनलाइटमेंट थिंकर्स का मकसद लोगों को ये बताना था, ये सिखाना था कि वो चर्च की राय और फैसलों को अंधाधुंध सुनने और मानने को छोड़ दें, और ख़ुद सोचना शुरू करें। मतलब चर्च जो आपको सिखा रहा है, जो फैसले चर्च सुना रहा है, उसको इग्नोर करें और ख़ुद से चीज़ों को सोचना समझना शुरू करें। जो कुछ वो सुनते हैं, उन्हें बताया जाता है, उस पर दोबारा से सोचें और चैलेंज करें उस थिंकिंग को।
और अपना जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो भी बताएं। लोगों को उन्होंने समझाया कि अपने मसाइल को ख़ुद हल करें, बजाय कि इस उम्मीद पर रहें कि कोई खुदा आके उनकी मदद करेगा या उनके मसाइल का हल उनको फ़राहम करेगा। इस उम्मीद पर ना रहें, बल्कि ख़ुद अपने लिए कोशिश करें। जब ऐसी सोच डेवलप होने लगी तो सोसाइटीज़ भी डेवलप्ड होने लगी आहिस्ता आहिस्ता, स्पेशली इकोनॉमिक सेंस में। उसके बाद न्यूज़पेपर और फिर न्यू फ़िलासफ़र्स और फिर मीडिया की नई किस्मों की इमर्जेंस के साथ साथ जो है ये वाली तालीम बढ़ने लगी, और लोग जो हैं वो साइंटिफिकली सोचना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये था इनलाइटमेंट थिंकर्स का रोल, कि उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि वो एक अपनी जो उनकी दकियानूसी सोच है उसको छोड़कर साइंटिफिक वे में चीज़ों को समझना शुरू करें, और चर्च वगैरह या जो प्रीस्ट हैं उनको सुनना मानना छोड़ दें, ख़ुद से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। देन नेक्स्ट है कंक्लूजन। रीचिंग टू ए कंक्लूजन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द इनलाइटमेंट वर द three major factors that contributed towards the emergence of sociology in the late 18th and 19th century. लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी में ये थ्री मेजर फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था सोशियोलॉजी की इमर्जेंस में। ड्यूरिंग दिस हिस्टोरिकल पीरियड पीपल्स लाइफ बिकेम मच ईजियर एंड बेटर। इस हिस्टोरिकल पीरियड के दौरान लोगों की जो ज़िंदगी थी वो मज़ीद बेहतर और आसान हो गई थी। ऑल दीज चेंजेस हेल्प पीपल बिकम मोर ओपन माइंडेड एंड क्रिएटेड फॉर देम अ लाइफ विद मोर चॉइसेस। लोग ओपन माइंडेड हो गए थे और इनकी लाइफ में ज़्यादा चॉइसेस क्रिएट हो गई थी। दिस इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री लेड टू द टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बूम। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हम टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का जो दौर है वो भी कहते हैं। वहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई थी और इकोनॉमी में मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, क्योंकि पहले एग्रीकल्चर बेस्ड थी इकोनॉमी, फिर जो है वो इंडस्ट्रियल बेस्ड हो गई। तो इकोनॉमी काफ़ी उन्होंने इकोनॉमी में तरक्की हुई थी उस दौर में या उस रेवोल्यूशन में। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की गई है। इट आल्सो रिजल्टेड इन पीपल लर्निंग टू लिव इन सोसाइटी। इस वजह से लोगों ने जो है वो सोसाइटी में रहना कैसे है ये भी लर्न किया। तो कंक्लूजन क्या है, ये थ्री मेन फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया सोशियोलॉजी के इमर्जेंस में। इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी बेहतर हुई, आसान हुई, लोग ओपन माइंडेड हुए, उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा चॉइसेस क्रिएट हुई। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक बूम आया, मतलब बहुत शानदार किस्म का एक चेंज आया, और लोगों ने इस सब के ज़रिए से सोसाइटीज़ में रहना कैसे है ये भी सीखा। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। So don't forget to subscribe my channel, do like, comment and share this video. Thank you so much.